हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 5.1 और एनसीईआरटी सॉल्यूशन आज हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, बोला है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक है, इसमें हमको बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं हमको। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक जान लेते हैं। अगर बेसिक जान लेंगे तो ये सब क्वेश्चन एकदम आराम से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा इसका बेसिक जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास, जैसे ये प्रश्नावली 5.1 है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बिंदु है। कितना बिंदु है भाई? एक बिंदु। तो एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो मान लीजिए आपने एक रेखा खींचा, ये वाली, किसी बिंदु से जाएगा ये, ऐसा खींचना। एक बिंदु से ये हमने एक रेखा खींची, अब दूसरी ये वाली रेखा खींच दी, ये वाली हमने तीसरी खींच दी, चौथी खींच दी, पांचवी खींच दी, छठी, सातवीं खींच दी, आठवीं खींच दी। मतलब एक बिंदु से हम लोग बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। इसका मतलब अगर एक बिंदु रहेगा तो उससे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। याद रखिएगा ना, एक बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं? अनंत। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा है कि अगर हमारे पास दो बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं? दो बिंदु, तो उससे हम कितनी रेखा खींच सकते हैं? केवल एक। अगर हमारे पास दो बिंदु है तो उससे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? केवल और केवल एक। तो दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ये भी चीज आपको क्या करना है? याद कर लेना है बढ़िया तक। ठीक है मेरे भाई, कौन इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए। अगला क्या है कि अगर मान लीजिए कोई रेखा है, जैसे शांत रेखा है ना ये, अगर ये कोई शांत रेखा है, क्या है? शांत रेखा। ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं अपने मन से। इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी अपने मन से हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, अगर कोई रेखा है शांत रेखा, तो उसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो थे वृत्त हैं। क्या है? दो ठे वृत्त हैं, और मान लीजिए ये वृत्त है आपका 10 सेंटीमीटर का, ये है 10 सेंटीमीटर का वृत्त, और ये भी है 10 सेंटीमीटर का। टोटल 10 सेंटीमीटर का है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना होगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो इसका ये आधा रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब इसका त्रिज्या कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या भी क्या होगी? बराबर होगी। मतलब इसमें त्रिज्या बराबर होगी, या ना जी? हाँ जी, इसमें त्रिज्या बराबर होगी। हमने यह सीखा अभी तक। ठीक, अब आगे देखिए। और पांचवा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, मान लीजिए एक रेखा है ए बी, ए और बी हमने पूछा। ठीक, और फिर एक रेखा मान लीजिए हमारे पास पी क्यू। ठीक है, फिर एक रेखा हमारे पास है एक्स और वाई। बात समझ में आ गई? ठीक, और हमसे बोला कि भाई जो ये ए बी है ना, ये हमारा पी क्यू के बराबर है। मतलब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर है। और हमसे बोला कि जो फिर ए बी है, ये वाली रेखा ना, सॉरी पी क्यू है, मतलब ये वाली रेखा जो पी क्यू है, ये वाली रेखा एक्स वाई के क्या है? बराबर है।
इसका मतलब ये जो ये वाली रेखा है इस वाली रेखा के क्या है, बराबर है। पहले हमसे बोला था ये वाली रेखा इसके बराबर है, उसके बाद बोला है कि ये वाली रेखा इसके बराबर है। अब बोला है तो मुझे बताइएगा, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जो ए बी है एक्स वाई के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसी क्वेश्चन का हमको आंसर देना है। अगर आपसे पूछ दिया बराबर है कि नहीं, तो बराबर है भाई। देखो कैसे, मुझे एक बात बताओ, जब ये वाली रेखा इसके बराबर है और ये वाली रेखा इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं ना ये इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं, कैसे? देखो मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, जब ये इसके बराबर है तो ये तो 5 का होगा। होगा कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर। और ये तुम देखा कि ये वाली रेखा इसके बराबर है, तो जब ये 5 का है तो यो 5 का होगा, तो यो 5 सेंटीमीटर, मतलब सब बराबर है ना। तो सब बराबर है तो चाहे चाहे जिसको मैं चाहे जिसके बराबर दिखा सकता हूँ। मतलब सब 5 5 सेंटीमीटर का है तो तीनों आपस में बराबर होंगे। ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, तो मतलब ए बी बराबर एक्स वाई होगा। मतलब ये कथन सही है, ठीक है। तो इतना चीजें हमको सीखनी थी, हमने सीख लिया। अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली पर, ठीक है। देखिए देखिए हमारी प्रश्नावली क्या बोली है। पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। मैंने क्या बताया था भाई आपको, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? यहाँ पर अनंत रेखाएं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। इसका मतलब ई कथन असत्य बोला है, तो इसमें आप असत्य भर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। देखो दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल एक। लेकिन ये बोला क्या था? असंख्य, मतलब गलत बोला था। मतलब यो भी क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये भी असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। हाँ भाई ये सही बोला है। देखो ये सत्य होगा। हमने आपको बताया भी था कि भाई एक शांत रेखा है तो उसको हम दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। ये हो सकता है, हमने बताया था। यहाँ पर देखिए, दो ठे वृत्त बराबर होंगे तो उनकी त्रिज्या आपस में क्या होगी? बराबर होगी। मैंने आपको समझा दिया था पहले ही, ठीक है। उसके बाद बोला है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई और ए बी बराबर एक्स, तो बताइए कि ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि मैंने आपको यह समझाया है कि अगर ए बी बराबर पी क्यू होगा और पी क्यू बराबर एक्स वाई होगा, तो जो ए बी है वो एक्स वाई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सब आपस में बराबर है। तो ये पहला वाला तो हमारा पूरा हो गया एकदम बढ़िया सा कॉन्सेप्ट के साथ। अब दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो दूसरे वाले में क्या बोला है, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, निम्नलिखित में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके प्रमुख कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है? आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो कहने का मतलब यह है सीधा सा, आपको समांतर रेखाएं, लंब रेखा, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग का आपको क्या करना है? परिभाषा लिखना पड़ेगा भाई यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले का लिखते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो इसको कर देते हैं थोड़ा सा साइड में और स्टार्ट करते हैं भाई समांतर रेखाओं को लिखना, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 का है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो आप लिखोगे वे रेखाएं
जो एक दूसरे को ना कभी काटती नहीं है, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। बस समांतर रेखाओं का परिभाषा लिख रहा था हमने, लिख दिया। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। जैसे ये एक मान लीजिए कोई रेखा है आपके पास ए बी, और एक रेखा हमने लिया पी क्यू। ये जो रेखा है इस रेखा के क्या समांतर है, क्योंकि ये जो रेखा है ना इनके बीच का जो डिस्टेंस मतलब दूरी रहेगा हमेशा समान रहेगा। तो जब समान दूरी रहेगा तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। मतलब जो ए बी है वो क्या है, पी क्यू के समांतर है। ठीक है, बात समझ आ गई। ये हो गया। अब हमको क्या लिखना है, दूसरा दूसरा हमको लंब रेखाएं लिखनी है। आसान भाषा में बताऊं, एकदम आसान भाषा में, तो देखो वे रेखाएं जो जो क्या होती हैं, समकोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं, समकोण या 90 अंश का कोण बनाती हैं। वे रेखाएं जो समकोण बनाती हैं उन्हें हम लंब रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो लंब रेखाएं क्या होती हैं, जो समकोण बनाती हैं, 90 अंश का कोण बनाती हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है और ये एक रेखा है ना, मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा है, तो ये जो रेखा है इस पे लंब है। क्यों, क्योंकि ये इस पे 90 डिग्री का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा, सीधा सा, देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला रेखाखंड। रेखाखंड का होता है भाई जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, उससे हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, देखो ये रेखाखंड का मतलब जिसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। मतलब इधर भी हम बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, अपने मन से ना भाई, अपने मन से बढ़ा सकते हैं। मतलब कोई अंत बिंदु इसका नहीं है। तो ये मान लीजिए टोटल 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत नहीं। आगे अगला क्या है भाई, अगला है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं मेरे भाई, तो ध्यान देना। केंद्र से केंद्र से
परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। बस आंसर हो गया। ठीक है ना, देखो कितना आसान था। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई वृत्त है और ये इसका केंद्र है, तो ये केंद्र से, और ये परिधि है तो केंद्र, अरे सॉरी, हाँ ये परिधि है ना, तो केंद्र से हम क्या करते हैं, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या करते हैं, वृत्त की त्रिज्या। ये परिधि है, ये केंद्र है, हो गया हमारा काम। ठीक है, तो ये रेडियस है इसका। ठीक, अब क्या है अगला, अगला है वर्ग। बड़ा ही आसान है वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इतना हो गया। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये ये सब मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या है, पूरा एक वर्ग है। ये आपका क्या है, एक वर्ग है। ठीक है ना, तो भाई दूसरा क्वेश्चन जो था हम लोगों का होता है बढ़िया से कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। मतलब ये जो लिखा है खाली हमको विचार करना है और अपना आंसर दे देना है, हम क्या सोचते हैं। चलो, बोला है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्वान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। गलत बोल दिया, देखो अभी ऊपर बोला था ना कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पे एक तीसरा बिंदु ऐसा होता है जो ए और बी के बीच में स्थित है। जब बीच में होगा तो एक ही लाइन पर होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर गलत बोला है, तो इसको अब लिखेंगे, देखो कैसे। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, स्पष्ट कीजिए। देखो बहुत लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताऊंगा जरूर कि इसको कैसे करना है। आप पर अगर आपके पेपर में आ गया तो इसको हटाते हैं साइड में। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बस करना कुछ नहीं है। ठीक है, अब वो क्या स्टेटमेंट है भाई, ध्यान से देखना। तो ये तो हो गया, हाँ तो इसको हटा लेते हैं ना। जब हो गया तो क्या करेगा ये, तो आपको लिखना है ना स्टेटमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है ना, पहला वाले क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट। सबसे पहले देखो पहला वाला क्वेश्चन का, तो लिखना दी गई, क्या लिखोगे, दी गई अभिधारणाओं में, अभिधारणाओं में कोई शब्द अपरिभाषित
हैं। ठीक है, बिंदु गलत लिखा है, बिंदु सी का बिंदु सी बिंदुओं ए बिंदु सी बिंदु ए के मध्य, ऐसे लिखना चाहिए था, स्थित होगा। ऐसे तुम लोग लिख देना कि दी गई विधारणाओं में कोई शब्द अपरिभाषित है, बिंदु सी बिंदु ए के मध्य में क्या होगा, स्थित होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट है, आपको लिखना है। और दूसरा भी था, तो दूसरे में आपको क्या लिख देना है कि भाई नहीं। ठीक है, जो सी होगा, वो बोला था ना, वो बोला था हमसे, क्या बोला था, वो बोला था यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु हैं जो कि एक ही रेखा पे स्थित नहीं है, तो ये गलत बोला है, एक का रेखा पे स्थित होंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई लाइन है, ये ए बी है, तो ए बी के बीच में अगर कोई बिंदु सी रहेगा तो यहीं पर रहेगा ना जी, तो एक ही रेखा पर है। लेकिन ये बोला था नहीं है, मतलब ई बोला था, हाँ ई का बोला था, ये बोला था आपसे कि एक ही रेखा पे स्थित नहीं है, मतलब गलत बोला है। तो आप लिख दीजिएगा नहीं, ये ये अभी धारणाएं विरोधी का है। ठीक है, अब हो गया आपको, बस यही तक आप लिख लीजिएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए, मतलब आकृति भी हमको क्या करना पड़ेगा भाई, खींचना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम भाई हम इसको देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है आपका। तो कौन सा ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो आकृति खींचते हैं। तो हमको कैसी आकृति खींचना है, हमको क्या करना है ना, सबसे पहले आकृति यहाँ कर सकते हैं, एक बिंदु लेना है, इसका नाम देना है ए और बी, और इसके बीच में एक बिंदु लेना है, उसका नाम देना है सी। बस ये हमारी आकृति तैयार हो गई। अब इसको हल करना पड़ेगा हमको, देखिए, तो लिखेंगे हल। सबसे पहले हमको दिया क्या था भाई, हमको दिया है, तो जो दिया है उसको भी लिखा जाता है ना, लगाने का ये तरीका है। ए बी ए सी के बराबर, ए बी जो है ए सी बी सी के बराबर है, ए सी ये वाली देखा बीसी के बराबर है, सही बात है। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो ये वाला हमारा साइड, अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो ये वाला और ये वाला आपस में दोनों बराबर होंगे। तो जो AC है वो क्या होगा, BC के तो बराबर होगा। ये दिया भी है और हमने पता भी कर लिया कि कैसे बराबर है। और हमको सीधे क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 ABC। हमको सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB। ये हमको क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध करना है। तो चलो हल करते हैं। देखो यहाँ से हमारा क्या होगा,
देखो ये जो हमारा टोटल ए बी होगा, ए बी हमको कैसे मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने पे मिलेगा। जो पूरा ए बी है ना, वो क्या होगा, ए सी को और प्लस बी सी को जोड़ने पर मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई जो ए बी है वो हमको कैसे मिलेगा, ए सी प्लस उसमें अगर हम बी सी जोड़ दें, ये दोनों जोड़ दें तो एक ए बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो होगा ना, तो आप लोग कहोगे हाँ सर ये हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखो मेरे भाई, अब आगे क्या करना है देखो। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, देखो यहाँ पर ए सी है, रहने दो। अब देखो इसको मान लो समीकरण एक मान लेना। तो ये जो जहां पर देखो बीसी है, तो बीसी के बराबर में एसी है, तो जहां बीसी है हम वहां एसी लिख सकते हैं ना भाई। कहाँ से, समीकरण एक से, समीकरण एक से। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर दो ठे एसी, ये ना जी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दो ठे एसी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सीधा लिख लेता हूँ, दो एसी को आगे और ए बी को पीछे, तो कौनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ए सी बराबर निकालोगे तो हाई देखो, हाई जो दो है गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, भाग में मतलब एक बटे दो क्या हो जाएगा, ए बी। यह हमको लाना था आंसर। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, जिसको मैंने आपको बढ़िया सब समझा दिया है, बता दिया है। तो कोई भी इसमें डाउट होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हमको बताना है कि रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ये हमको सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करते हैं इसको भी। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा लेते हैं ना। अब इसको सिद्ध करते हैं मेरे भाई। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना शायद, मेरे हिसाब से हाँ 5 होगा, 5वां। 5वें में हमसे क्या बोला है कि जैसे हमारे पास एक रेखा थी, पहले इसका चित्र तो बना ही लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बी। अब इसका मध्य बिंदु एक सी था, और एक और बिंदु ले लेते हैं हम सिद्ध करने के लिए डी। हमको क्या दिखाना है कि अगर कोई रेखा है तो उसका केवल एक मध्य बिंदु होता है। यहाँ पर हमने दो मध्य बिंदु ले लिया है और हम सिद्ध करेंगे केवल एक मध्य बिंदु है। मतलब हमको इसको और इसको बराबर दिखाना पड़ेगा, टी और डी ना। इसको ले लेते हैं ए, ठीक है। मतलब ये जो ए सी है और ये जो ए डी है, आपस में अगर बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड ए बी का केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे, देखें हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना ए बी के दो मध्य बिंदु सी और डी है। ये हमने क्या किया, मान लिया। तो जो सी होगा वो हमारे, अभी इसको छोड़ दो, इसको मत देखो। जो सी होगा वो ए बी का मध्य बिंदु होगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर, तो लिखोगे सी ए बी का मध्य
बिंदु है भाई, इसके पीछे ही हमने निकाला था। अगर सी ए बी का मध्य बिंदु है तो हमको आंसर क्या मिला था? हमको मिला था कि जो ए सी होगा वो 1/2 ए बी के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं? अब अगर इस सी ए बी का मध्य बिंदु है तो जो ए सी होगा वो 1/2 ए बी के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमने पिछले वाले में निकाला था, इसको मान लीजिएगा समीकरण एक, ठीक है, उसको देख लेना, यही आंसर आया होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम डी अगर हम डी को ए बी का मध्य बिंदु माने तब क्या होगा? डी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अगर डी जो है ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? अब हमारा हो जाएगा एडी। अब जो हमारा एडी होगा वो किसके बराबर होगा? 1/2 ए बी के बराबर हो जाएगा, बस। पहले सी मध्य बिंदु था तो ए सी था, अब डी मध्य बिंदु है तो एडी होगा, ठीक है। 1/2 ए बी के बराबर हो जाएगा ये, तो इसको दूसरा मान लेते हैं। अब देखो ये दोनों बराबर है ना, 1/2 ए बी 1/2 ए बी, तो ये तो सही खत्म हो जाएंगे, तो मतलब ए सी बराबर ए डी हमारा आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण एक व दो से, समीकरण एक और दो से हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा ए सी है कि नहीं, ए सी वो एडी के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। एसी हमारा एडी के बराबर हो गया, देखो ये वाली रेखा है, ठीक है। ये एसी जो था वो एडी के बराबर है, यहाँ पे देखो ये जो एसी है ये वाली दूरी ना एडी के बराबर है, इस वाली दूरी के बराबर है, तो जब दोनों आपस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो एक का बिंदु होगा। जब बराबर है तो मतलब क्या हुआ, चाहे ये बिंदु लो, सॉरी, चाहे ये मध्य बिंदु लो चाहे ये मध्य बिंदु लो, मतलब दोनों एक ही है इसका मतलब, ठीक है। यही हमको क्या करना था, बताना था। तो लिखेंगे अतः अतः सी डी का है संपाती है, संपाती का मतलब केवल एक है, एक ही मध्य बिंदु होगा, संपाती बिंदु हैं, ठीक है। रेखाखंड ए बी का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा आंसर। ऐसे आपको क्या करना है, लिख देना है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। कोई डाउट यहाँ तक भाई? नहीं, मैंने बढ़िया से आपको समझा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न संख्या 4 में, अब ये जो 4 क्वेश्चन उससे, सॉरी 4 तो हमने हल कर दिया, 5 बताना है ना। हाँ, देखिए आकृति 5.10 में नीचे दिया गया आकृति ए सी बी डी के बराबर है, जो ए सी है ये वाली रेखा यहाँ से यहाँ तक वो इस वाली दूरी के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी होगा। चलो हल करते हैं। सबसे पहले जो रेखा दिया गया उसको बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक रेखा है बी और एक क्या है, सी है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या है, डी है। कोई डाउट नहीं, ठीक है।
यहाँ पे ये हमारी क्या है, रेखाएं। ठीक, अब चलो हल करते हैं इसको। हमको दिया क्या था वो लिख लेते हैं, ए बी सी डी के बराबर है। लिखेंगे हल। तो दिया है जो ए बी है वो सी डी के बराबर हमको दिया था, यह ना जी दिया था। हाँ जी। और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी। सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। यह आपको सिद्ध करके लाना था, ये ध्यान रखना, ये आपको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, चलो हल करते हैं। देखो ये तो दिया ही है, ए बी बराबर सी डी, इसको लिखो ए बी बराबर में सी डी, ये दिया है ना। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से देखो यहाँ पर ए तो लिखना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पर ये जो बीसी है, बीच का दूरी, बीसी को हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से घटा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, बीसी को देखो घटाओगे तो बीसी को घटा दो, बीच में बीसी है ना, बीसी को दोनों में से हम घटाते हैं। इसमें से भी बीसी घटा दो और इसमें से भी आप क्या करोगे, बीसी घटा दोगे। अब जब बीसी को घटा दोगे तो आएगा क्या, ये भी देखो। देखो यहाँ पर क्या है हमारा, हमने क्या किया है, ए बी में से गलत हो गया क्या यार, ये ए बी बराबर नहीं दिया है, वही तो का दिया है मेरे भाई, ए बी बराबर है, ए सी बराबर बी डी दिया है यार। यहाँ पर ये जो दिया है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यार, यहाँ पर ना ए सी बराबर बी डी दिया है, मिस्टेक हो गया, ए सी बराबर बी डी, यहाँ पर बी है। तभी तो मैं सोचू यार ये कहाँ मिस्टेक हो रहा है। ये देख लीजिएगा बुक में ए सी बराबर बी डी दिया है और ये सिद्ध करना है, तो यहाँ पर इसको काट देते हैं हम ना। हम फिर से लिखते हैं ए सी बराबर में बी डी, ये हमको दिया है, इन दोनों में से हमको बी सी वो बीच वाला घटाना था। ठीक है मेरे भाई, तो बीच वाला घटाना था तो क्या हो जाएगा, देखो अब एसी में से हमने बीसी को घटाया है ना। देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एसी है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एसी है, इसमें से हमने ये बीसी को घटा दिया तो यहाँ से ए बी बच जाएगा ना, तो ए बी को लिखो, यहाँ तो हो जाएगा ए बी बराबर। अब हमने क्या किया है, बीडी में से बीसी को घटाया, देखो बीडी कितना बड़ा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से हमको बीसी को घटा दिया है, हाई बीसी को घटा दिया तो बचा क्या, सीडी, तो यहाँ से बच गया सीडी आंसर। देखो कितना आसान था, कौनो बहुत बड़ा नहीं था, बहुत ही आसान था, ये हो गया आंसर। कौनो दिक्कत इसमें, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, उसके लिए भाई माफी चाहते हैं आपसे, ये गलत हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला है कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न पांचवी अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो चलो हम क्या करते हैं, लेते हैं। देखो इसका सीधा सा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, उसको लिख लीजिएगा ना। सत्य इसलिए माना जाता है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 होगा, यही है ना जी। हाँ, तो भाई इसमें करना आपको कुछ नहीं, एक आपको ना स्टेटमेंट लिख देना है। स्टेटमेंट क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पर इसको हटाते हैं आप, क्या गया है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पत्थर है, पत्थर है, कितने केजी का है, 5 केजी का।
इसमें से मैंने 1 kg निकाल लिया ना, तो यहाँ पर 4 kg बचेगा। अब ये जब मैंने इसमें से इसको निकाला है 1 kg, तो ये ही बड़ा होगा ना। जैसे ये क्या है, ये इसका भाग है, ये पूर्ण है, तो जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए ये पूरा 5 kg का है, मैंने इसमें से छोटा सा एक kg निकाल लिया, तो ये 4 kg बचा, लेकिन अब वही भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्या कि इसको मैंने इसमें से ही निकाला था। ये पूरा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। बस ये हमको दिखाना है, ठीक है ना। तो पूरा जो होता है, मतलब पूर्ण अपने भाग से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यही हमको स्टेटमेंट लिखना है कि विश्व में हम्म, आ, कैसे लिखोगे, थोड़ा सा ऐसे मत लिखना, पहले क्या लिखना, लिख देना पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि विश्व, ठीक है ना, विश्व के किसी, विश्व के किसी भाग में किसी वस्तु के लिए जा सकते हैं, विश्व में किसी भाग में किसी भी वस्तु के लिए यह क्या है, सत्य है, सत्य है, इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। बस आंसर, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट कहाँ मिलेगा, आपके बुक के पीछे स्टेटमेंट है, उसको देख लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि जो पूरा होता है, अगर उसका टुकड़ा निकालते हो तो वो टुकड़ा जो होगा हमेशा छोटा होगा, और जो वो पत्थर हमेशा बड़ा होगा। मतलब जो पूर्ण होता है पूरा अपने भाग से हमेशा बड़ा होगा, यही हमको बताना था, और ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था हमारा हो जाता है फाइनल, तो ये प्रश्नावली हो जाती है खत्म। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद, ठीक है। और हाँ, कमेंट्री पोस्ट उसको देखते रहिए ना, विनर 10 लोगों का नाम हम लिखते हैं, ठीक है।